हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मेरा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन लीनियर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इस टॉपिक में हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन को, हिस्ट्री को, प्रिंसिपल को, कंस्ट्रक्शन को, वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एडवांटेजेस देखेंगे लीनियर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर के और साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस को भी। चलिए फिर बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीनियर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर के इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि आखिर हमें चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर्स चाहिए क्यों होते हैं, व्हाई डू वी नीड देम। प्रॉब्लम ये था कि 1919 में न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की डिस्कवरी से लेकर 1932 तक न्यूक्लियर रिएक्शंस को इंड्यूस करवाने का सिर्फ हमारे पास एक ही सिंगल सोर्स था और वो थे अल्फा पार्टिकल्स। ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था, बल्कि कहा जाए तो एक डिफेक्ट था न्यूक्लियर इंडस्ट्री में कि आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस को इंड्यूस करवाने के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबल वे हो, सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स अवेलेबल हों। ऐसा क्यों था कि सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स ही न्यूक्लियर रिएक्शंस को इंड्यूस करवा सकते थे और बाकी के पार्टिकल्स नहीं? मतलब सवाल ये है कि क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं किसी पार्टिकल के अगर उसको किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को इंड्यूस करवाना है तो इसका पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी पार्टिकल को न्यूक्लियर रिएक्शन को इंड्यूस करवाना है तो वो इस काबिल होना चाहिए कि वो कूलम पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर पाए, यानी उसके पास इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस कूलम पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर पाए। अब आप सोच रहे होंगे ये कूलम पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। हमें पता कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चलिए अब इस कूलम पोटेंशियल बैरियर को समझने की कोशिश करते हैं। आपको सोचना होगा कुछ इसके लिए। आप सोचोगे आपके पास एक बड़ा सा न्यूक्लियस है और आपने उस बड़े से न्यूक्लियस पे एक छोटे से न्यूक्लियस का बम्बार्टमेंट करवाना है, जबकि हमें पता कि बड़ा न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है और वो छोटा न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि हमें पता कोई भी न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है और हमेशा पॉजिटिवली चार्ज ही होता है। अब क्या लगता है आपको ये इतना आसान काम होगा कि एक बड़े से न्यूक्लियस पे जब आप छोटा न्यूक्लियस गिराओगे तो क्या वो छोटा न्यूक्लियस फौरन से पहुंच जाएगा बड़े न्यूक्लियस तक? जवाब है नहीं, क्योंकि कूलम जी ने कहा था कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो पक्की सच्ची बात है कि जो ही वो छोटा न्यूक्लियस बड़े न्यूक्लियस के करीब आने की कोशिश करेगा, बड़ा न्यूक्लियस उसको रिपेल कर देगा, अपने तक पहुंचने ही नहीं देगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन की वजह से। तो अगर उस छोटे न्यूक्लियस को उस बड़े टारगेट न्यूक्लियस तक पहुंचना है तो उसके लिए उसके पास इतना हाई एनर्जी होना चाहिए कि वो इस कूलम पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर पाए। समझ में आया कूलम पोटेंशियल बैरियर क्या है? सेम चार्जेस का आपस में रिपल्शन, इसी को बोलते कूलम पोटेंशियल बैरियर। तो क्यों बाकी के पार्टिकल्स न्यूक्लियर रिएक्शन को इंड्यूस नहीं करवा पा रहे थे? क्योंकि वो न्यूक्लियस तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। भाई न्यूक्लियर रिएक्शन आप इंड्यूस तब करोगे ना जब आप टारगेट तक पहुंचोगे, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो आपके बम्बार्टमेंट, आपका बम्बार्ड किया हुआ पार्टिकल न्यूक्लियस तक पहुंचे ही नहीं तो उसने क्या रिएक्शन इंड्यूस करवाना। तो अब आपको बात समझ आई कि अगर कोई पार्टिकल चाहता है कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन इंड्यूस करे तो उसके पास इतना हाई काइनेटिक एनर्जी हो कि वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर पाए। इस कूलम पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है न्यूक्लियर रिएक्शन को इंड्यूस करवाने के लिए। अब आप उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ाओगे? हम उसकी वेलोसिटी बढ़ा के उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv² के। तो मतलब अगर आप किसी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ा दो तो ऑटोमेटिकली उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। पहला प्रॉब्लम समझ में आया, उसका सोल्यूशन समझ में आया। कि अब दूसरा प्रॉब्लम सुनो। बहुत से पार्टिकल्स हैं नेचर में जो हाई काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, बट उसके बावजूद वो भी न्यूक्लियर रिएक्शन को इंड्यूस नहीं करवा सकते। सवाल है क्यों? क्योंकि वो वेल डायरेक्टेड नहीं होते। मतलब आप सोच लो यार, आपने कोई बहुत हाई एनर्जी वाला पार्टिकल बना लिया बट आपने उसको भेजा टारगेट न्यूक्लियस पे, तो आपका डायरेक्शन इतना पुअर था कि वो मिस कर गया टारगेट को, वो तो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या बताओ आपका भेजा हुआ पार्टिकल कोई न्यूक्लियर रिएक्शन इंड्यूस कर सकेगा? अब बोलोगे नहीं भाई न्यूक्लियस तक पहुंचा नहीं तो कहाँ से उसने न्यूक्लियर रिएक्शन इंड्यूस करवाना। तो बात समझ आ रही है, सिर्फ हाई काइनेटिक एनर्जी का होना काफ़ी नहीं है, साथ में वेल डायरेक्टेड होना भी ज़रूरी है, एफिशिएंटली डायरेक्टेड होना भी ज़रूरी है। यही दो काम करता है हमारा लीनियर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। वो पार्टिकल्स की ना सिर्फ स्पीड बढ़ाता है, ना सिर्फ उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, बल्कि उनको एक एफिशिएंट डायरेक्शन भी देता है। तभी तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। नाम से पता लग रहा, ये पार्टिकल को कहाँ डायरेक्ट करेगा? लीनियर, एक स्ट्रेट पाथ में, फोकस रखने के लिए। और दूसरा यहाँ पे यूज हुआ वर्ड एक्सेलरेटर का। एक्सेलरेटर मतलब ये उसको स्पीड अप करेगा, उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। मतलब किसी पार्टिकल
को ना सिर्फ डायरेक्ट करेगा, फोकस रखेगा टारगेट पे, बल्कि उसको हाई काइनेटिक एनर्जी भी देगा ताकि वो न्यूक्लियर रिएक्शन को इंड्यूस करवा पाए। तो आज के दौर में बहुत से न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल हैं, क्योंकि बहुत से पार्टिकल्स अवेलेबल हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन को इंड्यूस करवा सकते हैं। और बात समझ में आई कैसे? नेचर ने नहीं दिए थे, हमने बनाए हैं। जो लो एनर्जी पार्टिकल्स थे, हमने उनकी वेलोसिटी इतनी बढ़ाई कि वो हाई एनर्जी पार्टिकल बन गए। जो वेल डायरेक्टली नहीं थे, हमने उनको एफिशिएंटली डायरेक्टेड बना दिया। किसकी मदद से? अपने लीनियर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर की मदद से। बात समझ आ गई? तो जी दो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे हिस्ट्री के, लॉरेंस और सलोन। इन्होंने बनाया लीनियर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर को 1931 में यूएसए के अंदर। अब वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं लीनियर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर की, बट इसकी वर्किंग को समझने से पहले हमें इसकी कंस्ट्रक्शन यानी सेटअप का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास होता है सोर्स। सोर्स का काम होता है पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, हमने पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाना है, उनको स्पीड अप करवाना है ताकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि वो कूलम पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर पाएं। और दूसरा, हमने उन पार्टिकल्स को फोकस्ड रखना है ताकि वो सीधा जाके टारगेट पे हिट करें। बट ये दोनों काम तभी होंगे जब हमारे पास पार्टिकल्स होंगे। तो ये पार्टिकल्स कौन देगा? ये पार्टिकल्स देगा हमें पार्टिकल्स का सोर्स। अब ये सोर्स कुछ भी हो सकता, इलेक्ट्रॉन्स देने वाला, प्रोटॉन्स देने वाला, या फिर आयंस देने वाला। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स दिस सोर्स इज प्रोड्यूसिंग, हम इसको नाम देंगे इलेक्ट्रॉन सोर्स का, प्रोटॉन सोर्स का, या फिर आयन सोर्स का। लेट्स सपोज इस केस में हमारा सोर्स हमें बीम ऑफ प्रोटॉन्स दे रहा है, तो फिर हम इसको प्रोटॉन सोर्स का नाम देंगे। किसका? प्रोटॉन सोर्स का। क्यों? क्योंकि ये हमें बीम ऑफ प्रोटॉन्स देगा। अब इस प्रोटॉन सोर्स से जो बीम ऑफ प्रोटॉन निकलेगा उसको पहुंचना होता है टारगेट तक। इस प्रोटॉन सोर्स से लेकर टारगेट के दरमियान जितना भी एरिया है, यहाँ पर हमें लगाने होते हैं ट्यूब्स, सिलेंड्रिकल ट्यूब्स। ये चोंके अंदर से खाली होते हैं, इसीलिए इनको हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स भी बोला जाता है। और फिर इनके लिए एक दूसरा नाम भी बहुत फेमस है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट ट्यूब्स। ठीक है, तो आपको क्या अभी तक समझ में आया कि हमने एक सोर्स लिया है जिसका काम है बीम ऑफ प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करना, और हम चाहते हैं कि वो बीम ऑफ प्रोटॉन्स हिट करे टारगेट को। और हमने प्रोटॉन सोर्स से लेकर टारगेट के दरमियान जितना भी एरिया है वहाँ पे हमने ट्यूब्स लगानी है सिलेंड्रिकल शक्ल की, जो कि अंदर से खाली हों, यानी कि हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स काम करेंगी इलेक्ट्रोड्स का, और इन्हीं ट्यूब्स को हम एक और नाम भी देते हैं, किसका? ड्रिफ्ट ट्यूब्स का। चलिए फिर ट्यूब्स लगाना शुरू करते हैं। सो ये हमारे पास फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब है, ये हमारे पास सेकेंड ड्रिफ्ट ट्यूब है, ये हमारे पास थर्ड ड्रिफ्ट ट्यूब है, और ये हमारे पास फोर्थ ड्रिफ्ट ट्यूब है। सो ये फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब, सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब, थर्ड ड्रिफ्ट ट्यूब और फोर्थ ड्रिफ्ट ट्यूब। अब यहाँ से जो बीम ऑफ प्रोटॉन निकलेगी उस पे हमने दो काम करने हैं। एक तो ये उसको स्पीड अप करना है, और दूसरा उसको फोकस्ड रखना है ताकि वो सीधा जाके टारगेट पे हिट करे। ठीक है, सो एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी, दूसरा उसकी डायरेक्शन को सेट करना ताकि वो सीधा जाके टारगेट पे लगे। अब ये दोनों काम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। रास्ते में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटॉन की स्पीड बढ़ाता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, और रास्ते में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड फोकस रखता है बीम ऑफ प्रोटॉन को ताकि वो टारगेट पे जाके हिट हो। तो ये यहाँ पे इस तरह से रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है। दरअसल यहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं जिनका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना, जो पार्टिकल्स को कहता है कि लीनियर पाथ में मूव करो। इसीलिए तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर, क्योंकि ये पार्टिकल्स को एक लीनियर पाथ में मूव करवाता है। अब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब हमारा, ये हमारा सेकेंड ड्रिफ्ट ट्यूब, ये हमारा थर्ड ड्रिफ्ट ट्यूब, और ये हमारा फोर्थ ड्रिफ्ट ट्यूब। इसी तरह से आप मजीद ड्रिफ्ट ट्यूब भी बना सकते हैं, फिफ्थ या फिर सिक्स। सो डिपेंड करता है आपका सोर्स और टारगेट के दरमियान कितना डिस्टेंस है। सो जितना भी डिस्टेंस होगा उस बेस पे आप उसमें ड्रिफ्ट ट्यूब्स ऐड करोगे। तो अगर ये टारगेट थोड़ा और दूर होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे फिफ्थ ड्रिफ्ट ट्यूब भी ऐड करना पड़ता, और दूर होता तो आपको सिक्स ड्रिफ्ट ट्यूब भी ऐड करना पड़ता। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट ट्यूब्स दो तरह के हैं।
कुछ हैं ऑड नंबर वाले ड्रिफ्ट ट्यूब्स और कुछ हैं इवन नंबर वाले ड्रिफ्ट ट्यूब्स। आपको बात समझ आ रही? ऑड नंबर ड्रिफ्ट ट्यूब्स, जैसे ये फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब, ये थर्ड ड्रिफ्ट ट्यूब, ये क्या है? ऑड नंबर वाले ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं। अब ये जो ऑड नंबर वाले ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं एक टर्मिनल से बैटरी के। ये हमारे पास हाई वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी बैटरी है। और जो हमारे पास इवन नंबर ऑफ ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं, जैसे ड्रिफ्ट नंबर 2 और ड्रिफ्ट ट्यूब नंबर 4, तो जो इवन नंबर वाले ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं दूसरे टर्मिनल से बैटरी के। हो गए? सो प्रोटॉन सोर्स से बीम ऑफ प्रोटॉन ने निकलकर टारगेट तक जाना। रास्ते में हमने दो काम करने, एक तो इस प्रोटॉन की, इन जो बीम ऑफ प्रोटॉन निकलेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी, जो कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा उसको फोकस्ड रखना लीनियर पाथ में, जो कौन करेगा? रास्ते में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अपने मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से। बात समझ आ गई? सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट हुआ। और सोर्स और टारगेट के दरम्यान में हमारे पास ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं जो कि दो तरह की हैं। ऑड नंबर ऑफ ड्रिफ्ट ट्यूब जो कनेक्टेड है एक टर्मिनल से बैटरी के, जबकि इवन वाले दूसरे टर्मिनल से बैटरी के कनेक्टेड हैं। ये जितने भी ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं इनमें हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, यानी इनकी कुछ ना कुछ पोलैरिटी होती है। अब इस फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब की क्या पोलैरिटी होगी ये डिसाइड करेगा बीम का नेचर, पार्टिकल का नेचर। जैसे अगर हमारे सोर्स ने प्रोटॉन प्रोड्यूस किए हैं जिनका पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो इस केस में जो हमारी ड्रिफ्ट ट्यूब है वो अपने ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल रखेगी। मतलब अगर सोर्स पॉजिटिव पोटेंशियल वाले पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है, जैसा कि इस केस में है प्रोटॉन्स, तो फिर फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब अपने आप पोटेंशियल नेगेटिव रखेगी। लेकिन क्या, अगर सपोज कर लें अगर सोर्स ने प्रोटॉन नहीं प्रोड्यूस करने बल्कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने, मतलब लेट्स से कि अब हमारा सोर्स प्रोटॉन सोर्स नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन सोर्स है, तो इलेक्ट्रॉन का कौन सा पोटेंशियल होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव पोटेंशियल। तो उस केस में जो ड्रिफ्ट ट्यूब है हमारी फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब, उसका पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। बात मुख्तसर ये है कि सोर्स से निकलने वाले पार्टिकल का जो पोटेंशियल है फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब का पोटेंशियल उसके अपोजिट होता है, तभी तो वो बीम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती है। ठीक है, सो सोर्स ने जो बीम प्रोड्यूस की प्रोटॉन की, उसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब ने अपना पोटेंशियल नेगेटिव रखा, सोर्स के पार्टिकल का अपोजिट पोटेंशियल। सो प्रोटॉन का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ड्रिफ्ट ट्यूब का पोटेंशियल नेगेटिव है। अब इस साथ वाले ड्रिफ्ट ट्यूब का क्या होगा? पॉजिटिव। आपको अल्टरनेटिंग बनाने हैं क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज का सोर्स है वो एसी है। सो एसी में हमें पता है एक नेगेटिव तो साथ वाला पॉजिटिव होता है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? बिल्कुल नेगेटिव। ये फोर्थ वाला ड्रिफ्ट ट्यूब क्या होगा? गैस करें आप। बिल्कुल पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे मैं कोई फिफ्थ बनाती हूँ तो उसका पोलैरिटी क्या होगा? सही, नेगेटिव। बात समझ आ रही है? सो एक अगर नेगेटिव है तो साथ वाला पॉजिटिव, अगला नेगेटिव, फिर से अगला पॉजिटिव। इस तरह से आपको पोलैरिटी बनानी है। और फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब का कौन डिसाइड करेगा? सोर्स का नेचर। कि अगर हमारा सोर्स पॉजिटिव पोटेंशियल वाला है जैसे प्रोटॉन सोर्स, तो फिर हमारा फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब अपना पोटेंशियल नेगेटिव रखेगा और साथ वाले उसके अपोजिट। बात समझ आ गई? चलें, अब प्रोटॉन सोर्स से जो प्रोटॉन निकल रहे हैं उनका पोटेंशियल पॉजिटिव है और जो फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब है उसका पोटेंशियल नेगेटिव है, तो फटाफट जो बीम ऑफ प्रोटॉन है वो अट्रैक्ट होगी इस नेगेटिव पोटेंशियल वाले फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब की तरफ और इसके अंदर एंटर हो जाएगी। प्रोटॉन का पोटेंशियल पॉजिटिव है, ड्रिफ्ट ट्यूब का पोटेंशियल नेगेटिव है। इसी वजह से जो प्रोटॉन है वो अट्रैक्ट हुए इस नेगेटिव पोटेंशियल वाले, अपोजिट पोटेंशियल वाले फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब की तरफ और इस तरह से इसके अंदर एंटर हो गए। जो ही बीम ऑफ प्रोटॉन फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब में एंटर होता है, यहाँ पे एक सोर्स लगा होता है जिसको बोलते हैं आरएफ सोर्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स। रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स का काम होता है पोलैरिटी को रिवर्स करना। वो एक कांस्टेंट रेट पे काम करता है और पोलैरिटीज़ को इन ड्रिफ्ट ट्यूब्स की रिवर्स करता चला जाता है। अब जो ही बीम ऑफ प्रोटॉन इस फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर एंटर हो जाएगा, हमारा आरएफ डिवाइस, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस, पोलैरिटीज़ को रिवर्स कर देगा। मतलब अब सबके पोलैरिटीज़ बदल जाएंगे, जिनके नेगेटिव हैं उनके पॉजिटिव बन जाएंगे और जिनके पॉजिटिव हैं उनके नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही, नेगेटिव। तो अब पोलैरिटीज़ क्या हो गए? रिवर्स हो गए। किसने किए पोलैरिटीज़ रिवर्स? आरएफ डिवाइस ने। किसने किए? आरएफ डिवाइस ने। अब ज़रा इसको समझो। ये जो फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब है इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है और इसके अंदर जो बीम है प्रोटॉन की उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव है।
सो ट्यूब भी पॉजिटिव, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट जो ड्रिफ्ट ट्यूब है वो फटाफट अपने अंदर से उस पॉजिटिव चार्ज वाले, उस पॉजिटिव पोटेंशियल वाले पार्टिकल्स को निकाल बाहर करेगी। सो फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब क्या करती है, अभी अपने अंदर मौजूद पार्टिकल्स को बाहर निकालने की कोशिश करती है, जबकि जो सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब है उसके ऊपर चूंकि पोटेंशियल नेगेटिव है तो वो चाहेगी कि उसके अंदर आए पॉजिटिव पोटेंशियल वाला बीम, तो ये प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगी। फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब प्रोटॉन्स को रिपेल करेगी, जबकि नेगेटिव वाला सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। सो वैसे भी अगर आप देखो तो वैसे भी बीम ऑफ प्रोटॉन को फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब से सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब में तो जाना ही था। क्यों जाना था? क्योंकि इनर्शिया की वजह से। अगर आप देखें तो यहाँ पे जब सोर्स से प्रोटॉन निकले तो वो मूव करते हुए फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब में आए, तो फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब में भी वो मूव करते रहे। तो एक तरह से देखा जाए तो जो बीम ऑफ प्रोटॉन है, बीम ऑफ पार्टिकल है, ये मोशन में है। और इनर्शिया कहता है अगर कोई चीज़ मोशन में हो तो उसको मोशन में ही रहना चाहिए। तो वैसे भी इनर्शिया की वजह से उस बीम ऑफ पार्टिकल ने, बीम ऑफ प्रोटॉन ने फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब से सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब में एंटर होना ही था। लेकिन यहाँ पे हमने स्पीड अप का काम किया पोलैरिटीज़ को रिवर्स करके। तो इसकी वजह से जो फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब है उसने पार्टिकल्स को रिपेल करना शुरू किया, सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब ने पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया और पार्टिकल्स स्पीड अप हुए। इसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और वो जल्दी से एंटर हो गए सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब में। आपको बात समझ आ रही है? वैसे भी इनर्शिया की वजह से वो सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब में एंटर हो जाता, बट हमने यहाँ पे स्पीड अप का काम किया, एक्सेलरेशन का काम किया। किस तरह से? पोलैरिटीज को रिवर्स करके। तो फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब प्रोटॉन को बाहर निकालने की कोशिश करती है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन की वजह से, और सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब प्रोटॉन्स को अपने अंदर ले जाने की कोशिश करती है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से। अब फिर से वही काम होगा कि जो हमारे पास RF डिवाइस है वो फिर से पोलैरिटीज को रिवर्स कर देगा। जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव बन जाएंगे, तो और पॉजिटिव वाले नेगेटिव। तो हमारे पास ये जो नेगेटिव वाला है ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा? नेगेटिव। बस आपने पोलैरिटीज रिवर्स करनी है। ये पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा? नेगेटिव। और ये फोर्थ वाला नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। अब फिर से अगर आप देखो आपको एंड पे कुछ इस तरह दिखना चाहिए, लाइक नेगेटिव है तो साथ वाला पॉजिटिव और फिर साथ वाला नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, इस तरह से होना चाहिए अल्टरनेटिंग। अब फिर से ये जो सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब है इसके अंदर बीम ऑफ प्रोटॉन है जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, और यहाँ पे सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब पे चार्ज भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब चाहेगी भाई फटाफट उसके अंदर से बीम ऑफ प्रोटॉन निकले, और थर्ड ड्रिफ्ट ट्यूब चाह रही है कि उसके ऊपर चूंकि नेगेटिव है कि पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स उसके अंदर फौरन से आए। तो वैसे भी इनर्शिया की वजह से बीम ऑफ पार्टिकल ने सेकंड से थर्ड में मूव करना था, पर हमने इसको स्पीड अप किया किस तरह से? पोलैरिटीज को रिवर्स करके। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन स्टार्ट हो गई सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब में, ये उसको बाहर निकाल रही है, और थर्ड ड्रिफ्ट ट्यूब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से उसको अंदर की तरफ खींच रही है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो पार्टिकल्स फटाफट एंटर हो जाते हैं थर्ड ड्रिफ्ट ट्यूब में। फिर से अब जब पार्टिकल्स थर्ड ड्रिफ्ट ट्यूब में एंटर हो गए, फिर से RF डिवाइस ने पोलैरिटीज को कर देना है रिवर्स। तो पोलैरिटीज रिवर्स होंगी, तो फिर से ये जो नेगेटिव वाला है क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा? नेगेटिव। फिर से पोलैरिटीज रिवर्स हुई। अब फिर से वही चीज़ होगी थर्ड ड्रिफ्ट ट्यूब में। देखें अंदर जो बीम ऑफ पार्टिकल्स है वो भी पॉजिटिव है, और ड्रिफ्ट ट्यूब का अपना पोटेंशियल भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन स्टार्ट हो गया। तो ये चाह रहा है बीम ऑफ प्रोटॉन फटाफट इसके अंदर से निकले बाहर, तो ये मतलब उसको पुश अवे करने की कोशिश कर रहा है। जबकि जो फोर्थ ड्रिफ्ट ट्यूब है क्योंकि उसका नेगेटिव पोटेंशियल है तो वो अट्रैक्ट कर रहा बीम ऑफ प्रोटॉन को, तो इसको अपनी तरफ लाइक पुल करने की कोशिश कर रहा है। सो एक उसको बाहर भेज रहा, दूसरा अंदर खींच रहा। तो इसी दौरान में पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाएगी और उनकी काइनेटिक एनर्जी मजीद इंक्रीज हुई और वो फटाफट एंटर हो गए हमारे पास इस फोर्थ ड्रिफ्ट ट्यूब में। बात समझ आ गई? अब और फिर फोर्थ ड्रिफ्ट ट्यूब से निकलना है बीम ऑफ प्रोटॉन ने और इस तरह से सीधा हिट करना है टारगेट को। अब फिर से एक दफ़ा मैं इसको रिवाइज करूँगी। एक क्वेश्चन आता होता है कि जब पार्टिकल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ती है जब वो इन ड्रिफ्ट ट्यूब्स के दरमियान गैप से गुजरते हैं। ठीक है, मतलब पोलैरिटीज़ जब रिवर्स होती हैं और एक ड्रिफ्ट ट्यूब पार्टिकल को बाहर भेजती है और दूसरी अंदर खींचती है, उस वक्त एक्चुअल में पार्टिकल्स स्पीड अप होते हैं। सो इस गैप के ये जो गैप है ड्रिफ्ट ट्यूब्स के दरमियान, यहाँ पर पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ती है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ती है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी वो डिपेंड करता है इन ड्रिफ्ट ट्यूब्स यानी इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब अगर तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V का, तो हर गैप में से गुजरते हुए जो
पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड v से इंक्रीज करेगी। जैसे फर्स्ट से सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब में जाते हुए पार्टिकल की स्पीड v से इंक्रीज की, सेकंड अब, और ये गैप कांस्टेंट होता है। जैसे अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो चूंकि बैटरी एक लगी हुई है ना, तो जो सेकंड और थर्ड ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं उनके दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस v ही होगा। थर्ड और फोर्थ ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं उनके दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस v ही होगा। तो इस तरह से एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होता है। अच्छा, सो फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब से जब सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब में प्रोटॉन ने मूव किया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और कितनी बढ़ी, जितना वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस था, यानी v वोल्ट से। सेम जब सेकंड से थर्ड ड्रिफ्ट ट्यूब में पार्टिकल गए तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी मजीद v वोल्ट से बढ़ी, थर्ड से फोर्थ में गए मजीद v वोल्ट से बढ़ी। तो आप जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं आप उतने ज़्यादा ड्रिफ्ट ट्यूब्स लगा दें, और उतने जितने वोल्ट्स आप चाहते हो कि काइनेटिक एनर्जी बढ़े आप उतने ज़्यादा ड्रिफ्ट ट्यूब्स लगा दो, तो फिर काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी। जैसे सपोज करें जो हमारे पास यहाँ से सोर्स ने प्रोटॉन दिए, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फिक्स्ड थी इनिशियल v0 वोल्ट्स, मतलब जो सोर्स ने पार्टिकल दिए उनकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, v0 वोल्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इनिशियल फिक्स्ड एनर्जी ऑफ बीम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू v0 वोल्ट्स। चलिए सपोज कर लेते हैं कि जब बीम ऑफ प्रोटॉन एंटर हुई सोर्स से फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब में, तो उसकी जो इनिशियली फिक्स्ड एनर्जी थी वो कितनी थी, v0 वोल्ट्स। फिर क्या हुआ, वो फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब से मूव की सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब में, और मैंने आपको क्या बताया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और कितनी बढ़ी, जितना पोटेंशियल डिफरेंस था v वोल्ट्स। यानी आफ्टर फर्स्ट स्टेज एनर्जी आफ्टर फर्स्ट स्टेज इज इक्वल टू, देखें इनिशियली कितनी थी v0 और अब बढ़ी v वोल्ट से, तो फर्स्ट स्टेज के बाद एनर्जी कितनी हो गई, v0 प्लस v वोल्ट्स। फिर से पार्टिकल ने मूव किया सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब से थर्ड ड्रिफ्ट ट्यूब में, फिर से इसकी एनर्जी v वोल्ट से इंक्रीज हुई, तो आपने v वोल्ट हर स्टेज में ऐड करते चले जाना है। तो ये कितनी बन जाएगी, एनर्जी आफ्टर सेकंड स्टेज इज इक्वल टू v0 प्लस 2v वोल्ट्स। v वोल्ट मज़ीद इंक्रीज कर गई। अगर हम बोले एनर्जी आफ्टर थर्ड स्टेज, तो आप बताओ क्या होगी, फिर से v वोल्ट इंक्रीज की तो हो जाएगी v0 प्लस 3v वोल्ट्स। अगर हम बोले एनर्जी आफ्टर n स्टेजेस, मतलब जितनी भी ड्रिफ्ट ट्यूब लगी हैं, अगर हम बोल दें n नंबर ऑफ ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं, तो कितनी इंक्रीज कर जाएगी, एनर्जी आफ्टर n स्टेज, तो वो होगी v0 प्लस nv वोल्ट्स। तो आपको बात समझ आ गई कि जितनी ज़्यादा आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है आप उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट ट्यूब्स लगा दो, ठीक है। और कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी हर स्टेज में, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, इन ड्रिफ्ट ट्यूब्स के दरमियान। अगर दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v वोल्ट है, तो हर स्टेज में हमें v वोल्ट इंक्रीज दिखेगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। मतलब अगर फिक्स्ड इनिशियली v0 थी, तो फिर पहले स्टेज में v0 प्लस v वोल्ट होगी, सेकंड में v0 प्लस 2v, थर्ड में v0 प्लस 3v, और अगर n स्टेजेस से गुजारोगे तो v0 प्लस nv हो जाएगी। यहाँ पर आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि हर नई ट्यूब की लेंथ पिछली वाली ट्यूब से ज़्यादा है। यानी फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब थोड़ी छोटी है, सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब लंबी है, थर्ड ड्रिफ्ट ट्यूब और लंबी है, फोर्थ ड्रिफ्ट ट्यूब और ज़्यादा लंबी है। ऐसा क्यों? अपने एक बात याद रखनी है, हर पार्टिकल इस ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर सिर्फ एक फिक्स टाइम तक रहता है, अब एक कांस्टेंट टाइम तक। तो विद इन दीज ड्रिफ्ट ट्यूब्स जो टाइम है पार्टिकल के रहने का वो सब में सेम है। मतलब इस ड्रिफ्ट ट्यूब में पार्टिकल रहेगा 1 सेकंड तक, इस ड्रिफ्ट ट्यूब में भी पार्टिकल ने रहना है 1 सेकंड तक, इस थर्ड ड्रिफ्ट ट्यूब में भी पार्टिकल ने रहना है 1 सेकंड तक, फोर्थ ड्रिफ्ट ट्यूब में भी 1 सेकंड तक। अब यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड कम है क्योंकि वो शुरू में आया है, उसकी एनर्जी कम है, स्पीड कम है, तो ये छोटी ड्रिफ्ट ट्यूब काफ़ी है पार्टिकल को यहाँ अंदर 1 सेकंड तक रखने के लिए। अब अगर वही पार्टिकल, अब
जब वो सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब में आया तो उसकी स्पीड मज़ीद बढ़ चुकी है। अब अगर मैं इस सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब की लेंथ उतनी ही रखती हूँ जितनी कि इस पहली ड्रिफ्ट ट्यूब की है, तो अभी 1 सेकंड पूरा नहीं हुआ होगा और पार्टिकल इस ड्रिफ्ट ट्यूब से निकल चुका होगा। तो पार्टिकल को 1 सेकंड तक ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर रखना है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम, चूँकि अब पार्टिकल की स्पीड बढ़ गई है, तो ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर जो टाइमिंग है उसको फिक्स रखने के लिए हमें इस ड्रिफ्ट ट्यूब का लेंथ इंक्रीज़ करना होगा। क्योंकि अगर हम पार्टिकल की स्पीड बढ़ गई है तो पार्टिकल जल्दी मूव कर रहा है। अगर हम इतनी ही रखें ड्रिफ्ट ट्यूब की लेंथ जितनी के पहले ड्रिफ्ट ट्यूब की है, तो क्या होगा, 1 सेकंड अभी पूरा नहीं हुआ होगा और पार्टिकल यहाँ से निकल जाएगा। तो जितनी स्पीड इंक्रीज़ होगी उतना ही हमें ड्रिफ्ट ट्यूब का लेंथ भी इंक्रीज़ करना है, ताकि जो विद इन दिस ड्रिफ्ट ट्यूब टाइमिंग है रिजाइड करने का पार्टिकल का, वो कांस्टेंट रहे, सेम रहे। अगर इस ड्रिफ्ट ट्यूब के लिए 1 सेकंड है तो इस ड्रिफ्ट ट्यूब के लिए भी 1 ही सेकंड हो। फिर से यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी बहुत बढ़ गई है, मतलब बहुत तेज़ी से वो मूव कर रहा है। तो 1 सेकंड तक अगर आपने उसको ट्यूब के अंदर रखना है तो आपको ट्यूब की लेंथ बढ़ानी होगी। फिर से और उस जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी और इंक्रीज़ हो चुकी है, स्पीड और बढ़ गई है, तो 1 सेकंड तक अगर आपने उसको रखना है तो ड्रिफ्ट ट्यूब की लेंथ मज़ीद आपको बढ़ानी होगी। क्योंकि जो आरएफ डिवाइस है वो एक रेट पे काम करता है, मतलब हर 1 सेकंड के बाद वो पोलैरिटीज़ को रिवर्स करता है। तो हर 1 सेकंड के बाद हमें इस तरह से सेट करना होता इन ड्रिफ्ट ट्यूब्स का लेंथ के हर 1 सेकंड के बाद पार्टिकल इन ड्रिफ्ट ट्यूब से निकले, पहले ड्रिफ्ट ट्यूब से, सेकंड ड्रिफ्ट ट्यूब से या थर्ड ड्रिफ्ट ट्यूब से। बात समझ आ गई? चलिए अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ लीनियर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर को। हमें पता है कि वोल्टेज 2 टाइप्स की पॉसिबल है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर डायरेक्ट वोल्टेज। और इस टाइप के एक्सेलरेटर का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेज का सोर्स यूज़ किया जाता है, एक ऐसी वोल्टेज की टाइप जिसको स्टेप अप करना या फिर स्टेप डाउन करना बहुत ईजीली पॉसिबल है। सो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इट मेक्स यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग voltage which means it can be easily stepped up and down। एक ऐसा वोल्टेज का टाइप इसमें यूज किया जाता है जिसको आप इजीली स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर सकते हो। दूसरा, ये इसको बिल्ड करना बहुत इजी है और ये चीप भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी तरह के बड़े बड़े मैग्नेट्स नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको सिर्फ स्मॉल मैग्नेट्स चाहिए जिनका काम होगा पार्टिकल को फोकस रखना लीनियर पाथ में। ठीक है, सो आपको कोई बड़े मैग्नेट नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ स्मॉल मैग्नेट्स चाहिए। तो इसके लिए इसको बिल्ड करना ईजी भी है और चीप भी है। इट इज़ ईजियर एंड चीपर to build as we need small magnets only। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि इस लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर में पार्टिकल का फोकस बहुत अच्छा होता है। तो जो फिक्स टारगेट एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें इनका यूज़ बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि कोलिजन के चांसेस को ये बहुत हद तक बढ़ा देते हैं ये वाले एक्सेलरेटर्स, पार्टिकल को फोकस रख के उसको डायरेक्शन देके। सो तीसरा एडवांटेज क्या है, इट इज़ वेल यूज्ड इन फिक्स्ड टारगेट एक्सपेरिमेंट्स यानी ये बहुत अच्छे से यूज होता है फिक्स टारगेट एक्सपेरिमेंट्स में। क्यों? एज इट इंक्रीजेस द likelihood of collision। और हमारे पास
इसका चौथा पॉइंट ये है कि इसको बहुत हाई वोल्टेज का ज़रूरत नहीं होता। तो जितने भी वो वाले एक्सेलरेटर्स हैं जिनमें बहुत हाई वोल्टेज हमें चाहिए होता है, वहाँ पे चांसेस होते हैं स्पार्क लगेगा या फिर आग लग जाएगी। तो चूँकि यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज नहीं, आपको वोल्टेज चाहिए बट उसका सिर्फ एक ही काम होना है कि पोलैरिटीज़ को रिवर्स करते रहना, एक फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो बहुत हाई वोल्टेज आपको नहीं चाहिए, आपको थोड़ी सी वोल्टेज चाहिए, तो फिर फायर के, स्पार्क्स के चांसेस नहीं है। तो फोर्थ एडवांटेज क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ हाई वोल्टेज विच कुड काज, इसको हाई वोल्टेज का यूज नहीं चाहिए जो कि काज कर सकता है, विच कुड काज sparks to jump between the electrodes. समझ आ गया? डिसएडवांटेजेस ऑफ लीनियर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो लीनियर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है जस्ट टू ए लिमिटेड अमाउंट। मतलब आपने पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ानी है आप उतनी ड्रिफ्ट ट्यूब्स लगा लो, ठीक है। अगर आपने पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है 15 वोल्ट्स तक तो आप 15 ड्रिफ्ट ट्यूब्स लगा सकते हो। बट अगर आपको पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है सेवरल मिलियन वोल्ट्स, तो क्या आप सेवरल मिलियन ड्रिफ्ट ट्यूब्स लगा सकते हो? तो जवाब है नहीं, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और हमारी मशीन को बहुत एक्सपेंसिव बना देगा। सो लीनियर चार्ज particle accelerator can increase the kinetic energy of particle efficiently up to a limited amount. Up to limited amount. And if we want to increase the kinetic energy of particle up to several million volts, it will be very expensive to use this type of एक्सेलरेटर। और आपको पता चला क्यों एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि अगर आपको सेवरल मिलियन वोल्ट्स तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो आपको सेवरल मिलियन ड्रिफ्ट ट्यूब्स भी लगानी होंगी, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।